5 लेवल्स के लोग हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आप ये देख लेना कि आप इनमें से किस लेवल के हो। तो लेवल 1 आता है पॉन यानी प्यादा। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें दुनिया में ब्लेंड होना है। ये क्राउड से हटके एक भी स्टेप नहीं लेना चाहते और जो उन्हें बचपन से सिखा दिया जाता है ये पूरी लाइफ सिर्फ उसे ही रियलिटी मानते हैं। इसके लिए इमेजिन करो आप एक अंधेरी गुफा के अंदर पैदा हुए हो। एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी वहीं पर हो। आपके पैर बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं और इवन गर्दन तक फिक्स है और आपके सामने एक वॉल है और आप सिर्फ पूरी जिंदगी उसे ही देख रहे हो। ना आप अपनी गर्दन घुमा सकते हो, ना चल सकते हो, ना इवन पीछे देख सकते हो। अब आपके पीछे आग जल रही है पर वो आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आग है क्या। आग और आपके बीच में एक छोटा सा रास्ता है जिसमें कई बार लोग चलते हैं और उस आग की वजह से लोगों की परछाई उस दीवार पर बनती है जिसे आप देख सकते हो। कभी आपको एक घोड़े का शैडो दिखता है, कभी आदमियों की परछाई और कई बार लोगों को बात करते हुए, हंसते हुए सुनते हो। और जब भी आप उस परछाई को देखते हो आपको लगता है कि ये सारी आवाजें उस परछाई से आ रही है, क्योंकि वही आपकी रियलिटी है। अब इमेजिन करो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे और भी प्रिजनर्स एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर हैं। जब आप बाकी प्रिजनर से बात करते हो तो वो सब कहते हैं हाँ ये सब रियल है, ये काली परछाइयां ही आपस में बात कर रही है। ये जो सारे लोग बंधे हुए हैं इनमें से सबसे स्मार्ट इंसान वही है जो ये बता सकता है कि आज को शाम 7 बजे किस तरह की आवाजें आने वाली है। फिर एक दिन कुछ अजीब होता है। एक प्रिजनर फ्री हो जाता है क्योंकि उसकी चेन टूट गई है। उसकी टांगे कांपती है क्योंकि उसने कभी भी वॉक नहीं किया। उसकी गर्दन दर्द कर रही है, लेकिन पहली बार वो पीछे मुड़ के देखता है और वहां पर आग है। वो अचानक से डर जाता है, गुस्सा हो जाता है, ये क्या है, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। फिर वो रास्ते को देखता है और फिर वो लोगों को चलते हुए देखता है। फिर पीछे घूम के देखता है कि इन चलते हुए लोगों की ही परछाई वॉल के ऊपर बन रही थी। वो सिर्फ प्रोजेक्शंस थी, रियलिटी नहीं। ये वो मोमेंट है जब उसका ब्रेन फाइट बैक करता है, क्योंकि जिस चीज को वो जिंदगी भर रियलिटी मान रहा था वो तो सच्चाई थी ही नहीं। वो इस गुफा से भी बाहर निकलता है और बाहर निकल के सनलाइट देखता है। वो इसे भी देख के डर जाता है। शुरू में उसकी आंखें भी नहीं खुल रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें एडजस्ट करती हैं। उसे असली इंसान दिख रहे हैं और फिर उसे रियलिटी का पता चलता है कि उसकी गुफा वाली दुनिया में कुछ भी सच नहीं था। वो अब एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है वो जाके वापस अपने दोस्तों को ये सब बताएगा। पर जैसे ही वो अंदर जाता है फिर से उसे अंधेरा दिखता है और अंधेरे में अब उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए वापस पहुंचता है और अपने दोस्तों को बताता है कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। लेकिन उसके बाकी प्रिजनर दोस्त जिनकी गर्दन अभी भी उस दीवार को घूर रही है वो हंसते हैं। देखो बाहर जाके ये पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। ये कहानी प्लेटोज ओरिजिनल द रिपब्लिक बुक नंबर 7 में पब्लिश हुई थी। इस कहानी से प्लेटो जो पॉइंट समझाना चाहते थे वो ये थे कि कई बार हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, ये सब हमें एक दुनिया दिखाते हैं जो कि बहुत बार कंप्लीट नहीं होती। अब जब हमें से कई लोगों को सच्चाई का पता चलता है तो वो डिनायल मोड में चले जाते हैं, क्योंकि वो ब्लेंड इन होना चाहते हैं। वो सेफ पाथ को फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं। और मैक्सिमम लोग इसी लेवल पर अटके हैं जो कि है पॉन, एक प्यादा। इस लेवल से जो निकल जाता है उसके बाद आता है लेवल 2 जो कि है बुक प्लेयर यानी किताबी खिलाड़ी। इस इंसान को पता है कि जो स्मार्ट लोग हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्या शब्द यूज करते हैं, और ये भी उन शब्दों को यूज करने लग जाता है। लेकिन इसे एक्चुअल में नहीं पता कि उसका मतलब क्या है या उस चीज को एक्चुअल में करना कैसे है। एक दिन एथेंस में एक कोर्ट चल रहा था जिसके बाहर बहुत भीड़ थी। लोग केस लड़ने आए थे। सॉक्रेट्स भी वहां पर खड़े थे। उनका खुद का ट्रायल होने वाला था और उनके ऊपर चार्ज लगाया गया था इम्पाइटी, यानी ये धर्म के अगेंस्ट काम करता है, भगवान को रिस्पेक्ट नहीं करता। तभी एक इंसान आया जिसका नाम था यूथाइफ्रो। वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, मानो उसकी पर्सनैलिटी कह रही हो मुझे सब पता है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो कोर्ट में अपने बाप के खिलाफ केस लड़ रहा था, क्योंकि उसके बाप की वजह से एक इंसान की डेथ हो गई थी। उसने वहां पर खड़े होकर कहा मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि ये धर्म का काम है। सॉक्रेट्स को ये सुनकर एक मौका मिल गया। सॉक्रेट्स ने कहा वाह तुम तो बहुत एक्सपर्ट लग रहे हो, मुझे भी समझाओ ये धर्म क्या होता है, पाइटी क्या है, क्योंकि मेरे ऊपर भी धर्म के खिलाफ का केस चल रहा है। इस पर यूथाइफ्रो बोला पाइटी सिंपल है। सॉक्रेट्स ने कहा ठीक है डिफाइन करो। धर्म का मतलब है जो गलत है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। सॉक्रेट ने स्माइल किया। ये एक एग्जाम्पल है, डेफिनेशन नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम पायस एक्ट का एग्जाम्पल दो, मैं पूछ रहा हूँ कि पाइटी का रूल क्या है। यूथाइफ्रो थोड़ा इरिटेट हुआ पर फिर दोबारा बोला पाइटी का मतलब है जो भगवान को पसंद हो। इस पर सॉक्रेट्स हंसे और बोले पर तुम तो खुद मानते हो ना कि गॉड्स आपस में डिसएग्री करते हैं। जो एक भगवान कह रहा है वो दूसरे भगवान की नजर में गलत हो सकता है, तो ये माना कब जाएगा कि क्या चीज सही है और क्या गलत। यूथाइफ्रो फिर से अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। वो बोलता है ओके इसकी पूरी डेफिनेशन है जो सब भगवान को पसंद हो, और इसी चीज को यूथाइफ्रो डायलेमा भी कहते हैं। इस पर सॉक्रेट्स दोबारा से हंसे और उन्होंने कहा देखो कोई चीज का धर्म इसीलिए है क्योंकि भगवान उसे प्यार करता है, या भगवान उसे इसीलिए प्यार करता है क्योंकि वो धर्म है। अब इन दोनों ऑप्शंस में एक ट्रैप था।
क्योंकि अगर कोई चीज धर्म सिर्फ इसीलिए है क्योंकि भगवान उसे पसंद करते हैं, इसका मतलब धर्म तो आर्बिट्री हो गया। आज पसंद है तो धर्म, कल ना पसंद हुआ तो वो धर्म नहीं है। और दूसरा पॉइंट कि भगवान उसे ही पसंद करते हैं जो धर्म है, यानी जो धर्म है वो भगवान से कोई लेना देना है ही नहीं। फिर जो धर्म की डेफिनेशन है उसमें भगवान पसंद करते हैं, ये तो बीच में आना ही नहीं चाहिए था। इस स्टोरी का पॉइंट ये था कि लेवल 2 में बहुत से लोग चीजों का रट्टा मार देते हैं क्योंकि वो किताबी खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक्चुअल में किसी चीज को करा नहीं और ना ही वो उस चीज को डीप में समझते हैं। लेकिन फिर तीसरा लेवल आता है, ये वो लोग हैं जो चीजों को एक्चुअल में कर सकते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 तक कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन लेवल 3 से इंटेलिजेंस स्टार्ट हो जाती है और ये है हॉर्स। इस लेवल पे से पता है कि अपने गोल्स तक रीच करने के लिए ये स्ट्रैटेजीज खेल सकता है, औरों को मैनिपुलेट कर सकता है। मान लो आपका फ्रेंड राहुल एक हॉर्स है जिसकी एक आईटी की सर्विस कंपनी है, यानी उसके एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेता है और इसके बदले में उसके इंजीनियर्स क्लाइंट को कोड लिख के देते हैं। आपके दोस्त राहुल को पता चलता है कि उसके पास एक क्लाइंट आया है जिसकी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, यानी अगर उस क्लाइंट ने उस डेट तक सॉफ्टवेयर की डील फाइनल नहीं करी तो उस क्लाइंट का बॉस उसे नौकरी से निकाल सकता है। तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राहुल प्राइस पर बहस करने के बजाय बार बार उस डील को डिले करने लगता है। कभी कहता है सर आज मैं बिजी हूँ, कल मिलते हैं ना, डील तो साइन हो ही जानी है। बार बार मीटिंग पोस्टपोन करने पर उसे पता है कि उसके क्लाइंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा और आखिरी वक्त पर जब क्लाइंट पूरा पैनिक मोड में होता है, राहुल उसे 1 लाख लेने के बजाय उसे वही डील 2 लाख में बेच देता है। और क्योंकि उसका क्लाइंट डरा हुआ है और वो दूसरे लोगों के पास नहीं गया, इसीलिए मजबूरन उसे ये डील लेनी पड़ती है। ये लेवल 3 वाले लोग हैं जिनके अंदर से हिडन मोटिव्स होते हैं और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन मोटिव्स पर खेलते हैं। लेकिन इस लेवल का नुकसान ये है कि इन लोगों को ये बार बार नई ट्रिक्स लानी पड़ती है क्योंकि थोड़े टाइम के बाद लोग इन पर विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल राहुल ने ये डील ले तो ली पर क्लाइंट को पता चल गया कि उसे मैनिपुलेट किया गया है, इसलिए अब राहुल की रेपुटेशन एक अनट्रस्टवर्दी इंसान की बन जाती है। और अगली बार जब इस क्लाइंट को काम करवाना होता है तो वो राहुल के बजाय किसी और के पास जाता है। इसके बाद आता है लेवल 4 द वजीर। वजीर को खुद राजा बनने की जरूरत नहीं है, ये एक किंग मेकर है। ये लोगों को लेवल 3 की तरह मैनिपुलेट तो करता है लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलता और इसीलिए पूरे बोर्ड को कंट्रोल कर लेता है। इमेजिन कीजिए एक बड़ी कंपनी अपना नया वाइस प्रेसिडेंट चूज करने वाली है। इस पोस्ट के लिए 2 बहुत ही एम्बिशियस और एग्रेसिव कैंडिडेट्स हैं, यानी 2 लेवल 3 वाले लोग। यहाँ पर हमारा वजीर सामने आकर वीपी टाइटल की डिमांड नहीं करता। उसे पता है कि टॉप पोजीशन पर बैठने का मतलब है सबकी नजरों में आना और टारगेट बनना। वजीर को टाइटल नहीं कंट्रोल चाहिए। वो सीक्रेटली कैंडिडेट ए से मिलता है, प्यार से उसकी ईगो बूस्ट करता है और कैंडिडेट बी के सारे राज खोल देता है। फिर वो बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी कैंडिडेट बी के साथ करता है। उसका दोस्त बनकर उसे भी कैंडिडेट ए के बारे में भड़काता है। ये दोनों के दोनों कैंडिडेट्स मैनिपुलेट होकर सीईओ के पास जाते हैं और एक दूसरे की रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। जब लड़ाई अपने पीक पर होती है तब वजीर कैजुअली सीईओ के पास आता है और न्यूट्रल टोन में कहता है सर शायद कैंडिडेट ए को हमें वीपी बनाना चाहिए, वो एक सेफर चॉइस है, लेकिन उसे आगे चलकर हमें प्रॉपर्ली गाइड करना पड़ेगा। और कैंडिडेट ए को वीपी की कुर्सी मिल जाती है। ए को लगता है कि वजीर उसका सबसे लॉयल दोस्त है, इसलिए वो उसकी सारी बातें मानने लग जाता है। पर असलियत में पूरे डिपार्टमेंट का रिमोट कंट्रोल अब वजीर के हाथ में आ चुका है। उसने बिना लड़े, बिना किसी के पता किए पूरी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। पर इस मास्टरमाइंड वजीर का भी एक ड्रॉबैक है, इसका कोई रियल दोस्त नहीं है। ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाता है, यानी मतलब के रिश्ते। उसे हर वक्त एक नया मास्क पहन के रखना पड़ता है क्योंकि इसे हर इंसान चेस का एक प्यादा ही दिखता है। लेवल 4 की इंटेलिजेंस के बाद आता है लेवल 5 द बोर्ड मेकर। ये बोर्ड के अंदर कोई वजीर नहीं है, बल्कि जो बोर्ड के रूल्स हैं वो इसी ने लिखे हैं। इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम सारे बैंक्स और हंगरी पॉलिटिशियन के कंट्रोल में है, जो कि लेवल 4 के लोग हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए जब चाहे इंटरेस्ट रेट मैनिपुलेट करते हैं। अब इस सिस्टम को लेवल 5 का इंसान हराना चाहता है। इसके लिए बोर्ड मेकर कोई नया बैंक नहीं लेके आता, ना ही पॉलिटिक्स के इलेक्शन लड़ता है। उसका इरादा कुछ और है, इस पूरी की पूरी गेम को बदलना। इसके लिए वो एक कॉम्प्लेक्स ओपन सोर्स कोड लिखता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर लिखता है और उसे इंटरनेट पर आजाद छोड़ देता है। वो इस नई डिजिटल करेंसी के लिए मैथमेटिकल रूल्स लिखता है कि ये कैसे माइन होगी, कैसे वेरीफाई होगी और कैसी ट्रेड होगी। जैसे ही ये नेटवर्क अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है, बोर्ड मेकर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वो अपनी असली आइडेंटिटी का नामो निशान भी नहीं छोड़ता। लेकिन इस लेवल की भी अपनी कुर्बानियां हैं। अपने बनाए हुए इस सिस्टम को हमेशा के लिए जिंदा और आजाद रखने के लिए बोर्ड मेकर कभी भी क्रेडिट नहीं ले सकता। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं लेता, ना ही वो ये क्रेडिट लेता है कि ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उसी ने चेंज किया है। बस वो सबसे दूर रहकर अपनी क्रिएशन का मजा लेता है। ये बेसिकली रियल स्टोरी है सतोशी नाकामोटो और बिटकॉइन की, जहां क्रिएटर ने एक नया फाइनेंशियल बोर्ड ही बना दिया और हमेशा के लिए गायब हो गया। तो इस पूरी वीडियो को मैं समराइज कर देता हूँ।
इसमें हमने 5 लेवल्स के बारे में बात करी। सबसे पहला है प्यादा, जो कभी भी कुछ नहीं सोचता। जो रूल्स उसको सिखा दिए गए हैं वो पूरी जिंदगी उन रूल्स को फॉलो करता रहता है। इसका एटीट्यूड है कि थिंग्स हैपन टू मी। फिर आता है बिशप, ऊंट। ये सक्सेसफुल लोगों को इमिटेट करता है। जैसा जैसा वो बातें करते हैं ये वही बात करता है ताकि लोग इसे स्मार्ट समझे। फिर आता है नाइट। ये स्ट्रैटेजी खेलता है, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करके अपने फायदे तक पहुंचता है, लेकिन इवेंचुअली लोगों को इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल जाता है और लोग इस पर विश्वास नहीं करते। फिर आता है वजीर। ये दूर रह के बोर्ड के बाकी प्यादों को कंट्रोल करता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि लोग इसे प्यार करते रहें और सबको लगे कि यही उसका दोस्त है और इसके पास कोई पावर नहीं है, बट रियल पावर इसी के पास है और यही सबको कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद आता है द बोर्ड मेकर, जो पूरी की पूरी गेम के रूल्स चेंज कर देता है। एक नया बोर्ड बिछाया जाता है, उसके नए रूल्स लिखे जाते हैं। ये ऐसे सिस्टम्स बनाता है जो उसके मरने के बाद भी चलते रहते हैं। अगर आप इन सारे 5 लेवल्स में अच्छे होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी और टाइम को समझना पड़ेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप ये अमेजिंग कोर्स कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।